कि अभी जून के बाद ही वर्षा है। जून के पहले तो समझिए उनका सब मुझे सूखा नजर आ रहा है। राष्ट्रहित के चुनाव में हिंदू मुसलमान, मैं भी कह सकता हूं कि उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिला। हम महिलाएं जहाँ सुरक्षा रहेगा अपना देखेंगे वहीं हम लोग जाते हैं। हाँ, बीजेपी में ज्यादा सेफ है। इतने बड़े देश में अगर आप देखने जाओगे कि रोजगार एक साथ सबको मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। अभी हम पहुंचे हैं एक उत्तर भारतीय संघ है उनके लोगों के बीच। हम अभी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल एरिया में है जहां पर उत्तर भारतीयों की काफ़ी संख्या है और हर बार इलेक्शन में यहाँ के जो उत्तर भारतीय होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष होता है बहुत ही निर्णायक होता है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि इस इलेक्शन में इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, किस पार्टी के साथ ये जाने वाले हैं, किस पार्टी पर इन्हें भरोसा नज़र आ रहा है। सर पहले तो अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे आपकी इस पार्टी के बारे में, किस तरह काम करती है, किस पॉलिटिकल पार्टी को इनका सपोर्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम है राम प्रसिद्ध दुबे, मैं उत्तर भारतीय संघ चांदीवली का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग शिवसेना, जो शिंदे साहब की शिवसेना है, उनके साथ हम लोग समाज का काम करते हैं। ये संस्था सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था है और हम लोग समाज के हर कल्याण के बारे में नेताओं से मिलकर, स्थानीय विधायक दिलीप मामा लांडे जी के शासनिक प्रशासनिक मदद लेकर के हम लोग समाज हित का कार्य करते हैं। और लगभग 5 साल से ये संस्था चांदीवली क्षेत्र में, खासकर जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सभी संस्थाओं से बड़ी संस्था है। इसमें मेंबरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। समाज का कार्य, समाज हित, बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है, कोरोना काल में भी किया है। और महिलाओं के रोजगार के विषय में मामा के माध्यम से एक जिला नियोजन समिति का मैं सदस्य भी हूँ महाराष्ट्र शासन में। हम लोगों ने सिलाई मशीन, घर घंटी, जो महिलाओं को समस्या है, जो निजी अपना रोजगार व्यवसाय करना चाहती है, हर प्रकार का सुविधा देने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या कहेंगे इस इलेक्शन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? जैसा कि आप इंडिपेंडेंट एक संगठन है जैसा बता रहे हैं आप, तो यहाँ पर उज्जवल निगम साहब जो कि एनडीए की तरफ से खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और वर्षा गायकवाड़ हैं अपोजिशन से। क्या कहेंगे दोनों कैंडिडेट में से कौन कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है या किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? अभी वर्षा गायकवाड़ का तो जहाँ तक विषय ऐसा है कि अभी जून के बाद ही वर्षा है। जून के पहले तो समझिए उनका सब मुझे सूखा नज़र आ रहा है। और उनके जो नेता थे, स्थानीय नेता थे नसीम खान ने स्वयं नाराज़गी व्यक्त की है। वो 3 समितियों से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और आंतरिक तौर पे देखने जाएंगे तो वो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। राष्ट्रहित के चुनाव में हिंदू मुसलमान, मैं भी कह सकता हूँ कि उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिला। लेकिन जहाँ राष्ट्र का विषय है, ये विषय लेकर के हमको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, राष्ट्रहित में क्या हो सकता है। राष्ट्र के लिए इस समय चुनौती है, महंगाई, बेरोजगारी। तो अच्छे व्यक्ति चुन के लोकसभा में जाएंगे जो हमारे लिए, जनता के लिए, देश के हित में कुछ अच्छी चीज़ सोच रख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम कहेंगे कि उत्तर भारतीय को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र का व्यक्ति कहेगा मराठी को मिलना चाहिए, मुसलमान को, तो ये तो हम यहीं बंटवारा शुरू कर दिए। ये कोई छोटा मोटा ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है। तो इसीलिए जब जो इनके लीडर हैं वही अगर खफा हो गए, विरोध पर उतर गए हैं, वो प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिए, प्रचार करने जाएंगे ही नहीं, तो वर्षा गायकवाड़ की सीट निकलेगी, ये तो बड़ा मुश्किल का काम लग रहा है। लेकिन क्या मुद्दे हैं, क्या मैनिफेस्टो में क्या नज़र आया जिसकी वजह से आपका जो समाज है, आपका जो संघ है, वो बीजेपी के साथ जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मतलब काफ़ी मुद्दे हैं जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की है। जैसे 1 लाख महालक्ष्मी हो गई, या 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए वो स्टार्टअप्स पे लगाने वाले हैं। एमएसपी को लेकर उन्होंने बात की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है। क्या नज़र आ रहा है आपको बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ आप लोग जा रहे हो? अभी इसके पहले तो बहुत समय तक उनकी सरकार थी, उस समय जो योजनाओं की ज़रूरत थी वो तो कुछ हुआ नहीं। उससे ही नाराज़ होकर के देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया और मतदान किया, बहुमत दिया उनको। अब विषय इस समय देश में दूसरा है। इस समय देश में हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा राष्ट्र के प्रति देख रहा है। वो राष्ट्र के प्रति देख रहा है। वो कोई बैठ करके अब ये नहीं सोच रहा है कि हमको बाटला क्या मिल रहा है, तो पेट्रोल क्या मिल रहा है, डीजल क्या मिल रहा है, ये तो उन लोगों ने अपने दिमाग से हटा दिया। इस समय राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र किया, धारा 370 को किया, राम मंदिर को किया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अभी आज के जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से समाज में कांग्रेस के ही शासन में यहाँ भी जो नेता थे, जिस तरह से यहाँ मादक पदार्थों का एक बड़ा व्यापार था, खास करके इस चांदीवली में और ये नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में भी। लेकिन यहाँ हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे के आने के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद उन्होंने सदन में बहुत बार उठाया, जो कि रिकॉर्ड में भी है।
तो एसीपी डीसीपी पुलिस कमिश्नर तक ये सब बातों को ले जा करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गया, लेकिन नियंत्रित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो महिलाएं बच्चे स्कूल जाते समय उनके साथ जो छेड़खानी होती थी, यहाँ पर नसीम खान थे, वो फ़ोन करके पुलिस को, इन गुंडों को, लुखों को छुड़ाते थे। तो ये सब चीज़ों से लोग उब गए हैं, और ये सारी चीज़ आपके इस लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में एक एक जनता के लोग जानते हैं। जो लोग पूर्वाग्रसित हैं, जिनकी मानसिकता है कि मुसलमान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वास्तव में अगर यहाँ का विकास है तो सड़क, रोड, रास्ता, स्कूल जिसकी ज़रूरत है, मामा ने 2.5 साल में अपने कार्य स्तर पर उन्होंने किया है। और इसीलिए 1 लाख उत्तर भारतीय हम लोग मतदाता होने के बाद भारी संख्या से मामा के पीछे खड़े हैं। और इस बार समझिए कि 60,000 के ऊपर वोट लेके आए थे। और आने वाले समय में काफ़ी मात्रा में हम लोग काम करेंगे। और समाज को जहाँ जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोग उज्जवल निकम का ही नाम ले रहे हैं। और वो नाम इसलिए ले रहे हैं कि उज्जवल निकम ने कई लोगों को फांसी पर चढ़वाया, आतंकियों के खिलाफ उन्होंने लड़ा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उज्जवल निगम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीति में वो रहे नहीं है, राजनीति के जो पेंच होते हैं या मुद्दे होते हैं उसे लेकर वो कैसे खुद को स्टैंड पे मतलब सामने लेकर आएंगे? ये तो आपका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसमें जहाँ तक अनुभव का विषय है, तो उज्जवल निकम कानून कायदा के बहुत तज्ञ व्यक्ति हैं। और सारे नियम, कानून कायदा तो गृह मंत्रालय में पास होता है। ये अपने क्षेत्र के विषय को ही रखेंगे। तो जो हमारे भारत का कायदा है, कानून है, संविधान है, उसके एकदम जानकार व्यक्ति हैं वो। मुझे नहीं लगता कि कहीं वो फेल होंगे। अपनी जो जब भी विचारधारा रखेंगे तो राष्ट्र को हित में रखते हुए, और वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। मैम, आपका क्या नाम है और क्या नज़र आ रहा है? इस बार इलेक्शन करीब है, महिलाओं को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, मुद्दे को लेकर काफ़ी बात हो रही है, क्या कहेंगे? मेरा नाम सरिता मिश्रा है। मैं उत्तर भारतीय संगठन की तालुका अध्यक्ष चांदीवली विधानसभा। चुनाव के लिए तो लोग तैयारी कर ही रहे हैं। और हम महिलाओं तो विशेष करके, क्योंकि हम महिलाएं जहां सुरक्षा रहेगा अपना देखेंगे वहीं हम लोग जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जहां सुरक्षित रहेंगे वहां महिलाएं पहुंचेंगी। हाँ, यही सब बात है बहुत, कि यही सब सोच के सब बीजेपी की तरफ ज़्यादा। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी में ज़्यादा सेफ हैं आप, हाँ। महिलाएं? हाँ, बीजेपी में ज़्यादा सेफ है, क्योंकि अपना समाज जो है वो ज़्यादा, बीजेपी जब से आई तब से ज़्यादा विकसित हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है। और भी लोग हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग क्या कहोगे? आप लोग यंग है, यूथ है, क्या नज़र आ रहा है, क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतलब वोट करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो कोई कम्युनिटी है उसे अपनी तरफ करने में लगा हुआ है, तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? अभी फिलहाल तो देश में एक ही मुद्दा है कि देश दुनिया के पटल पे किस तरह से देश को प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले 70 सालों से जो भी सरकारें थी, भारत को कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। आज आप यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जहाँ कहीं भी हर कोई चाहता है हमसे रिश्ता बनाना। इसके पहले हर कोई हमें भगाता ही था। आज अलग अलग देशों से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि यूएन में अस्थायी सदस्यता भारत को दी जाए। हालांकि भारत ने मुख्य रूप से कभी ऐसा कहा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा है। फिर आप देखें तो महंगाई, जो विशेष रूप से लोग महंगाई बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी। और दूसरे देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में महंगाई कम ही है। आप यूके में देख लो या फिर यूएस में देख लो। यूके की तो ऐसी कंडीशन हुई थी कि उनको दो अपना राष्ट्रपति चेंज करना पड़ा। तो महंगाई का असर तो पूरे दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है? महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी है और उसे लेकर कुछ खास काम किया नहीं जा रहा। ये कैंपेन्स की जो आप बात करें, 370 हो गया या फिर राम मंदिर हो गया। राम मंदिर में कुछ नंबर्स में लोगों को जो रोजगार भी मिला, लेकिन देश के कि इतने सारे लोग हैं, इतने नंबर्स में जनसंख्या है, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार का विषय है तो अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम लाई हुई है। आप खुद रोजगार देने वाले बन सकते हो रोजगार लेने के बजाय। गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें लाई जहाँ पे आपको बैंक द्वारा आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। आप वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और खुद रोजगार देने वाले बन सकते हो। रोजगार लेने से बेहतर है, क्योंकि आप कहीं जाके 8 घंटा ड्यूटी करोगे, फिर उसके बाद आपको कोई सैलरी देगा। आप 4 लोगों को रखो और खुद का स्टार्टअप करो और आप खुद ही 4 लोगों को सैलरी दे सकते हो आसानी से। और रही बात रोजगार का, तो आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? यूनिवर्सिटियाँ कैसे चल रही हैं? लोगों का घर कैसे चल रहा है? बहुत सारे ऐसी विषय है। रोजगार बिल्कुल, इतने बड़े देश में अगर आप देखने जाओगे कि रोजगार एक साथ सबको मिल जाए
ये तो इम्पॉसिबल है। बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम पे इससे कहीं बहुत ज़्यादा थी। इतना बेरोजगारी थी कि आप ये समझ लो कि वो लोग खाने के लिए भी मर रहे थे, उनके घरों में राशन नहीं था। आज कम से कम गवर्नमेंट ने यहाँ तक कर दिया है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं अपने यहाँ पे, उसमें से 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट राशन दे रही है। तो कम से कम गवर्नमेंट ये तो कर ही रही है ना कि आप रोजगार भी आपको मिलेगा, आप रोजगार भी देंगे, और उन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके जो घर है, घर में आपके जो लोग हैं, जो आपके बीवी बच्चे हैं, उनका पेट भी भरने का काम गवर्नमेंट कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इसका डेवलपमेंट ऊंचे स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लोगों को इसको सहायता मिलेगी। क्या कहोगे भैया, आप थोड़ा करीब आ जाइए, आप क्या कहोगे, क्या डिस्कशन, क्या जहन में आपके चल रहा है इस इलेक्शन को लेकर? क्या प्रॉब्लम्स है आपकी जिसे मतलब सॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो अच्छे से, भाजपा तो अच्छे काम कर रही है, मिला जुला कांग्रेस से अच्छे ऊंचे स्तर पे जो है भाजपा तो चल ही रही है, और हमें लगता है कि भाजपा आगे जाके भी अच्छा काम करेगी। चलिए बढ़िया है। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकम की, इसके पहले यहाँ पर पूनम महाजन थी, उनको भी सहयोग था आप लोगों का? हाँ, सहयोग तो उनको भी हम लोगों को जरूर था, लेकिन सहयोग के हिसाब से कोई विशेष यहाँ रिजल्ट नहीं था। लेकिन उनको जिताने के लिए और मतदान करने के लिए मोदी जी के नाम पर यहाँ की जनता ने बहुत मदद किया। क्या लगता है कि उनको जो सपोर्ट करने वाले, उनके समर्थक कहीं ना कहीं नाराज़ हैं ग्राउंड पर, क्योंकि वो यहाँ पर सांसद रही हैं, उनको लेकर भी एक बज बना हुआ था, जीती सांसद हैं, इस बार उम्मीद थी कि उन्हें सीट मिलेगी, उसे लेकर भी है आप लोग में? नहीं, ऐसा तो कोई अभी तक ऐसा रोड पर कोई उतरा नहीं, और क्षेत्र में भी कोई गुटबाजी ऐसी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो लोग उनके साथ थे, आज पर्चा दाखिला के लिए निकम साहब वहाँ गए हैं, तो मैं देख रहा हूँ उनके सारे पदाधिकारी जो पहले वार्ड अध्यक्ष थे, तालुका अध्यक्ष थे, ये सभी लोग उस कार्यक्रम में झंडा बैनर लेकर अपना पट्टा दुपट्टा डाल के सभी लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो मुझे तो कोई विरोध नज़र नहीं आ रहा। चलिए, फिर आखिरी जब मुलाकात होगी उज्जवल निगम से, क्या क्या बातें आप सामने रखने वाले हो कि उत्तर भारतीयों के लिए क्या मुद्दे हो? इस समय दो मुद्दा है, एक स्कूल मुद्दा है, तो एक महानगर पालिका का स्कूल मामा ने बना करके दिया है, और हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक विषय है हमारे समाज के लिए, 1500 लोगों को कहीं एक जगह बैठने के लिए एक हॉल की बहुत आवश्यकता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग ऐसा एक अपना उम्मीद रखते हैं कि खासदार के आने के बाद जीत के आते हैं तो हम लोग अपना विषय उनके सामने रखेंगे। ऐसा हम लोगों ने अपने विधायक के सामने रखा हुआ है, लेकिन इसमें 5 साल में 2.5 साल कोरोना में चला गया, और एक बार हमारे समाज के लिए पहले भी यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने जगह दिया हुआ है, लेकिन उसका क्या है, आम लोगों में उपयोग नहीं है। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग, धनी लोग सदस्य हो गए, तालुका अध्यक्ष हो गए, विभाग अध्यक्ष हो गए, और उन लोगों ने उसमें एक तरह से कब्जा कर लिया, हाईजैक जिसको बोलते हैं वो कर लिया। लेकिन जो छोटे मोटे लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं, इनको शादी विवाह तमाम तरह का जो उनका कार्यक्रम होता है, इसके लिए एक जगह की हम लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उसी का मांग हम लोग करेंगे। तो ये रहे उत्तर भारतीय संगठन के लोग, जिनका ये मानना कहीं ना कहीं इनका मत जो है बीजेपी एनडीए की तरफ है, उन्हें उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ इनका वोट जाने वाला है। तो थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे।